जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्रा आप सभी लोगों का अपने इस लाइव में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का विषय भी परसों होने वाला 7 तारीख को होने वाला चुनाव है और 7 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है। मेरे दोस्तों, ये हमारी, आपकी, इस देश के बौद्धिक क्षमता की परीक्षा की घड़ी है। मेरे दोस्तों, इस परीक्षा को किस हद तक आप पार कर पाते हैं, निभा पाते हैं, ये आपको समझना होगा। और दोस्तों, हम आते हैं अपने विषय पर। इससे पहले मैं अपना ये जैकेट उतार दूं, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इसे हम उतार देते हैं। दोस्तों, माफ कीजिएगा, अभी असल में बाहर जाकर के एक मीटिंग से आया, आने के बाद सीधा आपसे जुड़ गया। मैं जानता हूं आप मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आपकी इस दरिया दिली का, जो हम पर भरोसा करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, इसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। दोस्तों, देश के बारे में जितनी गंभीरता से हम सोचते हैं, निश्चय ही आप भी सोचते हैं, और इसीलिए आप हमारे लाइव से जुड़ते हैं, हमें सुनते हैं, और मैं देखता हूं आप हमारे लाइव को लोगों तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि जब भी आप जुड़ें, जैसे ही जुड़ें, इसे अपने टाइमलाइन पे पहले शेयर कर लें, और फिर अपनी टाइमलाइन पर शेयर करने के बाद आप इसे देखें, क्योंकि जिस समय आपके टाइमलाइन से पर यह वीडियो चल रहा होगा, आपके मित्र मंडली यानी आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इससे जुड़ जाएंगे, और उनके मन में भी अगर सही लगी हमारी बात तो यह भावना जागेगी कि वो इसे शेयर कर दें, इसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो जैसा कि हमेशा गुजारिश करते हैं, अभी भी वही आपसे, और आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, आपका स्वागत कर रहा हूं। और विषय पर हम आते हैं, जिस विषय को लेकर के हम आपके बीच आज आए हैं। विषय क्या है? विषय है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, जवानों की आत्महत्या, जवानों के हत्यारा, जवानों की हत्या, आम आदमी की हत्या। इन्हीं सब विषय को लेकर के आपके सामने आए हैं, और यह पूछने के लिए कि जब 7 तारीख को वोट करने जाएंगे, यह अंतिम चरण का वोट है, और मैंने कल भी बताया था मेरे दोस्तों कि यह हमारा क्षेत्र है, हम भी इसी क्षेत्र से आते हैं, हम भी जौनपुर से आते हैं, यानी जौनपुर, बनारस, और जौनपुर, बनारस, भदोही, और मेरे ख्याल से कुछ और जिलों में मिलाकर के चुनाव है।
7वें चरण का चुनाव है और यह अंतिम चरण है। मैं पहले भी कह चुका हूं मेरे दोस्तों कि सरकार बनाने का फैसला तो हो चुका है, वो चौथे चरण में ही हो गया था। 5वें और 6वें चरण में पूर्ण बहुमत आपने दे दिया है एक पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कौन है यह मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आपने बहुमत दे दिया है 6 चरणों में। आपने सरकार बनाने का निर्णय दे दिया था, यानी 200 समथिंग के पार पहुंचा दिया था 4 चरण में ही। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। अब रह गई है अंतिम लड़ाई कि इस चुनाव को एक सिग्निफिकेंट, ये कह सकते हैं कि इस चुनाव को आपको इस तरह से लेना है या इसका निर्णय इस तरह से देना है कि मोदी ने अब तक जो भी किया है वो गलत किया है। अगर नॉर्मली आप जो कि सरकार बनाने का बहुमत मिल चुका है, एक पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। होगा तब जब आप ये बटन दबा दबा करके 7वें चरण में भी बटन दबा दबा करके वोट दे करके आप इस तरह का निर्णय देंगे कि नरेंद्र मोदी नहीं सोचेंगे, भारतीय जनता पार्टी सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि नरेंद्र मोदी की नीतियां राष्ट्र विरोधी हैं। कुछ लोग समझ चुके हैं, कुछ लोग बाहर निकलकर बोल रहे हैं और कुछ लोग इस बात को गंभीरता से भी ले रहे हैं। देश के हर तबके के लोग, व्यापारी, बिजनेसमैन और आम आदमी, नौकरी पेशा के लोग, सभी। तो आपको भी गंभीरता से सोचना है मेरे दोस्तों, और आपको ऐसा निर्णय देना है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि अब मोदी जनता पार्टी बन चुकी है, मोदी जनता पार्टी के चंगुल से भारतीय जनता पार्टी भी निकल सके। मैं ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाए। यह नारा भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, जबकि कांग्रेस युक्त बीजेपी बना बैठे। अब देश को यह नहीं चाहिए कि बीजेपी मुक्त भारत, बीजेपी का होना जरूरी है। और आपने देखा होगा बीजेपी ने एक प्रखर भूमिका निभाई थी विपक्ष की, और बीजेपी विपक्ष के काबिल ही है। सड़कों पर उतरकर महंगाई की बात करने के लिए, बेरोजगारी की बात करने के लिए, काले धन की बात करने के लिए, किसानों की आत्महत्या की बात करने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, जवानों की हत्या या समझिए आतंकवादी हमले या बॉर्डर की सेलिंग या किसी भी विषय को लेकर के हो, भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रखर रूप से, प्रमुख रूप से सामने आकर के देश के मुद्दे उठाती थी। तो ऐसे विपक्ष की भी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के काबिल नहीं है, और यह भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत नहीं हमको और आपको बनाना है मेरे दोस्त। भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, लेकिन विपक्ष के लिए, सत्ता के लिए नहीं। वो सत्ता के बिल्कुल काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलालों की पार्टी है,
वो ब्रोकरशिप में विश्वास रखती है और इस देश की को आगे ले जाने के लिए, विकास के लिए ब्रोकरशिप की जरूरत नहीं है, दलालों की जरूरत नहीं है, नेताओं की जरूरत है। वो भले ही परिवारवाद से आए, वो भले ही किसी और तरह से आए, कोई और भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत में सत्ता के काबिल नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 सालों में प्रूफ कर दिया है। तो आपको आगे बढ़कर के जब वोट करना है तो सोचना क्या है मेरे दोस्तों? सोचना यह है, जब भी आप वोट करने जाएं तो एक बार ठहरे, 1 सेकंड के लिए सोचें और फिर बटन दबाएं। क्या सोचें? महंगाई। मेरे दोस्त, महंगाई इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पेट्रोल डीजल का दाम आप देख रहे हैं, चावल, दाल, आटा, तेल या दैनिक जरूरतों की चीजें आप देख रहे हैं। आप उनके 5 किलो अनाज पे मत जाइए। हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के गरीब श्रमिक हैं, मेहनती हैं, भिखारी नहीं हैं, मुफ्त का खाना नहीं चाहते और नहीं चाहिए। और मैं उनसे जो आज नरेंद्र मोदी की इस उलाहने को, इस ताने को, इस जलालत को झेल रहे हैं कि इस देश ने मेरा नमक खाया है, उस जलालत का जवाब जरूर देंगे वोट देने से पहले। इस देश के 84 करोड़ लोगों ने, जिनको कहते हैं नरेंद्र मोदी कि वो मुफ्त का अनाज देकर पाल रहे हैं, ये उनकी घोर बेइज्जती है। उनकी घोर बेइज्जती नरेंद्र मोदी ने मंच से किया, ये कह करके कि हमारे नमक का हक अदा कर रहे हैं लोग। आपका स्वाभिमान इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे भरोसा है आपके दिल पर भी ठेस लगी होगी। वो आदमी जो आपके पैसों से, वो आदमी जो आपके पैसों पर, वो आदमी जो आपके पैसों से अय्यासी कर रहा है, वो आदमी जो आपके पैसों से सारे सुख भोग रहा है, वो आदमी अगर आपसे कहे कि आप हमारा नमक खा रहे हो, इससे बड़े झूठ, इससे बड़े जलालत की कोई बात नहीं हो सकती हमारे और आपके लिए। दोस्तों, इसका जवाब आपको, इस देश को देना ही होगा। आप नमक नहीं खा रहे हैं। नरेंद्र मोदी परजीवी हैं। नरेंद्र मोदी ही नहीं, सारे नेताओं की बात मैं कर रहा हूं। जो नेता बनकर के पेंशन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो सभी परजीवी हैं, सिर्फ मोदी की बात नहीं है। और एक परजीवी जो आपके पैसों पर जी रहा हो, बल्कि यही नहीं, आपके पैसों की दलाली करके लूटकर अपना घर भर रहा हो, अपने यारों का घर भर रहा हो, वो आपसे ये कहे कि आप हमारा नमक खाते हो, आपको जवाब देना होगा मेरे दोस्त। इतिहास में किसी नेता ने आज तक कभी यह नहीं कहा कि आप हमारा नमक खा रहे हो और नमक का हक अदा करोगे हमें वोट दे करके। मेरे दोस्त, नमक तो वो खा रहे हैं, और सिर्फ नमक ही नहीं खा रहे हैं, BMW में टहल रहे हैं, हवाई जहाज 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में टहल रहे हैं, अपने लिए 22
1000 करोड़ का महल बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा, वो आपका नमक खा रहे हैं मेरे दोस्त, वो परजीवी हैं। और ये मत समझिए एक एक पैसा, आप जानते हैं कि उत्पादन या जीडीपी से जुड़ा आदमी कौन होता है? या तो मजदूर या तो किसान। दो ही आदमी जीडीपी को हेल्प करता है, बस दो ही आदमी। जैसे मान लीजिए किसान खेत में गेहूं पैदा करता है, ठीक है, अब उस गेहूं वही जीडीपी को हेल्प करता है। किसान खेत में दाल पैदा करता है, तेलहन पैदा करता है, दलहन पैदा करता है, वही जीडीपी को हेल्प करता है, देश के विकास को हेल्प करता है, देश के विकास में मदद करता है। वो आदमी नहीं जो उस अनाज से बिस्कुट बनाकर बेच करके अपनी जेबें भरता है या अपने लिए महल खड़ा करता है, वो जीडीपी और वो देश के विकास में कोई मदद नहीं करता। यह आपको समझना होगा, यह व्यापारिक जाल है मेरे दोस्त। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पर बात करने से पहले मैं एक चीज को क्लियर कर दूं, वो आप समझिए। भारत में कहा जाता है कि कुछ लोग एशिया के अडानी और अंबानी, सीधे नाम लेकर बोल रहा हूं कि अडानी एशिया के सबसे अमीर बन गए। कभी अंबानी किसी नंबर पे थे, कभी अडानी, कभी कोई और, कभी कोई और। ये 1 2 3 दुनिया के अमीरों में गिने जाते हैं, आप कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये अमीरी इनकी कैसी है आप जानते हैं? ये अमेरिका, ये अगर मैं सीधे कहूं तो ये इनसे बड़ा फकीर कोई नहीं है और इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। इनका धंधा ही चोरी है, इनका धंधा ही डकैती है, और आपकी चोरी और डकैती करके ये अमीर कहलाते हैं, उससे भी नहीं। और भी बात बताता हूं मेरे दोस्त, एक एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाओगे। जैसे अडानी, मैं अडानी की बात कर रहा हूं। अडानी ने एक कंपनी खोली, उदाहरण के लिए उसमें 100 करोड़ रुपए लगा करके एक कंपनी खोली, ठीक है। उसके कुछ शेयर इश्यू किए जिसकी मतलब जिसकी वैल्यू 100 करोड़ होगी। तो 100 करोड़ की एक कंपनी खोली तो 100 करोड़ का शेयर इश्यू कर दिया और उसको सेबी में रजिस्टर करवा लिया और शेयर मार्केट में रजिस्टर करवा लिया। आपको बता रहा हूं कितना फेक है इनकी अमीरी और कैसे ये अय्यासी करते हैं आपके पैसे पर, वो बता रहा हूं। क्योंकि मैं उसी दुनिया से आता हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, ये कोई आपको नहीं बताएगा। तो 100 करोड़ की कंपनी खोली, उसे सेबी में रजिस्टर किया। अब उस 100 करोड़ के शेयर को वो उसका दाम बढ़ाते बढ़ाते खुद खरीदेंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद खरीदेंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद खरीदेंगे और खुद ही बेचेंगे। उस 100 करोड़ की कंपनी का दाम बढ़ाते बढ़ाते 1000 करोड़ पहुंचा देंगे। वहां नहीं ठहरेंगे, 1,00,000 करोड़ पहुंचा देंगे। 100 करोड़ की कंपनी को 1,00,000 करोड़ का पहुंचा देंगे शेयर मार्केट में। यानी जिस शेयर का दाम 10 रुपए था, उस शेयर का दाम 100 रुपए या 1,000 रुपए हो जाएगा। यानी 100 करोड़ की कंपनी को 1,00,000 करोड़ की बना देंगे वर्चुअल। कोई अभी फैक्ट्री बनी भी नहीं है, चालू भी नहीं हुआ है, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। देखिए इनका जाल कैसे ये कैसे साजिश करते हैं और कैसे जाल बुनते हैं आपके पैसे को हड़पने के लिए। और वो जो 100 करोड़ लगा करके वो कंपनी बनाते हैं, वो भी आपका पैसा होता है और वो बैंकों से लेकर करते हैं। अब बैंकों में सिर्फ आपका पैसा जमा है, किसी और का पैसा नहीं जमा है। जब ये ले रहे हैं उद्योगपति, अपर मध्य वर्ग और व्यापारी पैसे बैंकों से ले रहे हैं, तो जमा कौन कर रहा है? आप और हम, आम आदमी।
मतलब छोटे व्यापारी, मजदूर अपने जीविका के लिए, अपने बुरे दिनों के लिए इकट्ठा करता है, पैसा बैंकों में जमा करता है। ये नहीं जमा करते, ये तो ले रहे हैं। ये तो पहले 100 करोड़ लिया और 100 करोड़ का वर्चुअल डायमेंशन बना दिया 1 लाख करोड़। अब 1 लाख करोड़ का जब शेयर मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू हो गई, जिसकी फैक्ट्री अभी प्रोडक्शन भी नहीं कर रही है, जिनकी फैक्ट्री अभी बन रही है, 1 लाख करोड़। अब ये क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। अब 1 लाख करोड़ जब इनका शेयर का दाम शेयर मार्केट में पहुंच जाएगा, तो ये वो शेयर ले जाकर के जमा कर देंगे जो इनके पास रहेगा। वो शेयर ले जाकर के, जैसे 75%, 60% अगर इनके पास है, तो अगर 1 लाख करोड़ का कर दिए तो समझ लो 60,000 करोड़। तो 60,000 करोड़ का शेयर ले जाकर के ये बैंक में दे देंगे, बैंक में जमा कर देंगे कोलैटरल सिक्योरिटी बोल करके। उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत 10 रुपए है। यानी अगर 100 करोड़ लगाए हैं तो 60 करोड़ है, और वो भी बैंकों से लिए हैं, वो आपका पैसा है। ठीक है। अब बैंक पे के पास ले जाकर के उसे गिरवी रख देंगे और उसकी वैल्यू बताएंगे सेबी के अनुसार, शेयर मार्केट के अनुसार, कि ये तो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 60% शेयर मैं आपके यहां गिरवी रख रहा हूं, यानी 60,000 करोड़ आपको आपके पास मैं रख रहा हूं। तो वो 25% यानी 75% तक, अगर 60 करोड़ है तो 75% यानी 15 चौका 60, यानी 45,000 करोड़ उनकी जेब में आ गया। पैसा कितना वो लगाए? 100 करोड़। किसका पैसा लगाए? आपका। ये है डाकू। और ये जो मैं कह रहा हूं, उद्योग, व्यापार, बिजनेस, किसी भी दुनिया का आदमी मुझसे चैलेंज करके इस पे डिबेट कर ले, मैं इसे ऑन द स्पॉट साबित कर दूंगा। और सारी कंपनियों का, जितने भी दलाल हैं, जितने भी चोर हैं, जिनको भी आप व्यापारी समझते हो, जिनको भी आप समझते हो उद्योगपति, वो सब यही करते हैं 101%। फिर क्या करेंगे? अब 100 करोड़ आप बैंक से लोन लिया और उससे कंपनी लगाई, ठीक है, और उस पैसे से वो 45,000 करोड़ बना लिए, अपनी जेब में डाल लिए। अब 45,000 करोड़ बैंक उनको दे दिया, जिसकी रियल वैल्यू 100 करोड़ भी नहीं, मतलब 60 करोड़, यानी 60% शेयर उनका है, तो 60 करोड़ उसकी रियल वैल्यू, और 45,000 करोड़ वो ले लिए। अब वो 45,000 करोड़ विदेशों में ले जाकर के ये जमा कर देते हैं, डाइल्यूट करते हैं, दूसरी कंपनियों में लगाते हैं, दूसरे माध्यम पे खर्च करते हैं, जैसे लैंड एंड प्रॉपर्टी लेना या किसी और जगह, मतलब जहां से मल्टीप्लाई किया जा सके वहां ये पैसे ले जाते हैं, लगाते हैं, और यहां तक कि विदेश भेज देते हैं। ठीक है। अब इसमें 2 तरह के व्यापारी होते हैं। एक तो पूरी प्लानिंग ही उनकी होती है कि उन्हें डिफॉल्ट करना है, अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, और मोरओवर 90% डिफॉल्ट करने वाले गुजरात के लोग हैं। डिफॉल्ट करने वाले, प्लान करके डिफॉल्ट करने वाले, जो मैंने बोला। अब 45,000 करोड़ ले लिया, ठीक है, बैंक से। चलिए, अगर ईमानदार व्यापारी है, जैसे रतन टाटा जैसा अगर कोई व्यापारी है, तो उसे इस मैनिपुलेशन के बाद भी उस पैसे को कंपनी में ही लगाएगा, कंपनी को आगे बढ़ाएगा, प्रोडक्शन करेगा, देश के जीडीपी में अगर मान लीजिए कि कोई आयरन्स, मेटल्स या किसी और चीज में, या कार का प्रोडक्शन या किसी और चीज का, तो जीडीपी में हेल्प भी करेगा, देश को थोड़े जॉब वगैरह भी देगा। लेकिन अगर वो फ्रॉड है, अगर उसकी प्लानिंग ये है कि नहीं, हमको तो फ्रॉड ही करना है, तो 100 करोड़ तो पहले बैंक से गया, आपका पैसा,
और फिर बैंक जो लोन दिया 45,000 करोड़ रुपया, और 100 करोड़ पहले लोन दे रखा है, अब 45,100 करोड़, 45,100 करोड़ रुपया अडानी ने वो ले लिया। आपका पैसा बैंक से, फिर जब उसकी शेयर की वैल्यूएशन करके और उसको जब लोन दिया जाता है मेरे दोस्त, तो वो भी आपका ही पैसा देता है बैंक। अब आता है वो फोकस कि अडानी आगे व्यापार करेगा या फ्रॉड करके इस पैसे को कहीं बाहर भेज देगा। अब अडानी जैसे लोग जितनी कंपनियां बनाते हैं उसमें से 40-50% कंपनियां फ्रॉड करने के लिए बनाते हैं, 40-50% कंपनियां काम करने के लिए बनाते हैं। और ये फ्रॉड किए हुए पैसे, अब फ्रॉड भी, इसे फ्रॉड कैसे कहेंगे आप समझिए कि ये इतने पैसे 45,100, 1,000, 45,000, 46,000, 100 करोड़, 45,100 करोड़ तो इन्होंने ले लिया। अब इनकी नीयत खराब है और ये लूटना चाहते हैं, तो इन पैसों को इधर उधर कहीं भेज देंगे, विदेशों में रख देंगे। ब्लैक मनी जो विदेशों में जमा है 400 लाख करोड़, ऐसा ही पैसा है। और फिर क्या करेंगे, कंपनी को डिफॉल्टर घोषित कर देंगे। कहेंगे भाई हमने तो एक फैक्ट्री लगाई थी, अब फैक्ट्री में तो कोई दम था नहीं, प्रोडक्शन शुरू था नहीं, प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया था नहीं, तो क्या किया, फैक्ट्री को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। अब डिफॉल्टर घोषित कर दिया तो उनको पकड़ा भी नहीं जाएगा, उनको जेल में भी नहीं डाला जाएगा। और जब डिफॉल्टर घोषित कर दिया तो उसकी रियल वैल्यू क्या है आप समझिए। 100 करोड़ ही रुपया लिया था, उससे जमीन खरीदी होगी, थोड़ी बिल्डिंग्स बनाई होगी, तो उसकी रियल वैल्यू क्या है, वो 100 करोड़ के अंदर ही है। अब बैंक को क्या मिला, बैंक को क्या मिला डिफॉल्टर करने के बाद। डिफॉल्ट करने के बाद यह ड्रामा किया जाता है कि बैंक उनसे वसूली कर रहा है। तो बैंक वसूली कितना करता है, उसकी रियल वैल्यू तो 100 करोड़ के नीचे ही होगी। चलिए अगर 100 करोड़ ईमानदारी से लगाया होगा तो भी, नहीं लगाया होगा तो वो भी नहीं, कहीं गलत बिल्डिंग दिखाई होगी, कहीं फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाया होगा, अगर ऐसा किया होगा तो वो भी नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो मैक्सिमम, अब 100 करोड़ ले गया है तो उसमें खाया पिया, घूमा टहरा, मौज मस्ती करते करते और ये मैनिपुलेशन करते करते देश का तो 45,100 करोड़ लेकर के डुबा दिया, भाग गया, जमा कर दिया बैंकों में, विदेशी बैंकों में, ब्लैक मनी कर दिया। मेरे दोस्त, बैंक रिकवरी क्या करेगी, 100 करोड़ के अंदर ही करेगी, उससे ज्यादा तो उसके पास है ही नहीं। और जानते हैं कंपनी लॉ के तहत जब कोई आदमी अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करता है तो कंपनी लॉ के अनुसार वो जिस कंपनी के नाम पे ये सारे कुछ किए होता है उसी से वसूली कर सकता है, उसका घर नहीं बेच सकता। ये खेल है और ये खेल, इस खेल में हमारा प्रधानमंत्री शामिल होता है। वर्तमान प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं क्योंकि उसकी हिस्सेदारी होती है। जब वो 45,000 करोड़ वर्चुअल एसेट्स दिखा करके, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब वो 45,000 करोड़ बैंकों से लूटता है तो उसमें 20,000 करोड़ इनको भी दे देता है, इनके खाते में, इनके चंदा के रूप में, इनके पार्टी के चंदा में दे देता है, अंदर से इनको दे देता है, इनके भाई भतीजों को दे देता है। यह है इनका खेल। यह मैं आज बाकी मुद्दों पर आने से पहले आपको यह बता दूं, क्योंकि मुझसे कई बार लोग सवाल कर देते हैं कि अडानी अंबानी नहीं होते तो बिजनेस कौन देता, नौकरी कौन। ये कुछ नहीं करते मेरे दोस्त, इनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए 3,000 किलो का ड्रग्स बरामद हुआ अडानी के प्रेमाइसेस से। अगर अडानी को जेल में डाल दिया गया होता तो देश को क्या मिलता?
कुछ नहीं। और इसीलिए कुछ कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उसमें हिस्सेदारी जो है नरेंद्र मोदी भी खाए हैं। वो कैसे कार्रवाई करेंगे, उनको कैसे हिम्मत होगी कार्रवाई करने की, आप ये समझिए। इट्स गेम, आपको बता दिया। आप अगर इसको एक बार में ना समझ में आए तो दो बार रिपीट करके इसको, इस पार्ट को चला करके देख लेना, और आप किसी से भी डिबेट कर लेना, किसी के भी सामने ये बातें आप रखना। ये बिजनेस टाइकूनों का, या जिनको आप कहते हो अडानी है, अंबानी है, एशिया के इतने धनी हैं, उतने धनी हैं, इनके पास कटोरा भी नहीं। मैं बार बार बोलता हूं मेरे दोस्त, अगर बैंक आज डिक्लेयर कर दे आपका पैसा, इनका पैसा नहीं, किसी और का पैसा नहीं, गरीब का पैसा, मजदूर का पैसा, भिखारी का पैसा, वेश्या का पैसा, आम आदमी का पैसा, जीवन के बुरे क्षणों के लिए आपके पेंशन का पैसा, आपके बेटे बेटी की शादी का पैसा, आप बुरे दिनों के लिए या रिटायर होने के बाद के लिए जो रखा है पैसा, वो पैसा ये चोर लूट लेते हैं। और लूट करके ये कहते हैं एशिया के अमीर हैं। सिर्फ शेयर मार्केट में, चलिए कल शेयर मार्केट को ताला लगा दो, शेयर मार्केट की कोई जरूरत नहीं, आप जानते हैं शेयर मार्केट की कोई जरूरत नहीं है इस देश में या दुनिया में। चोर तो सारी दुनिया में है और इसी तरह से चोरी करते हैं, इसी तरह से आम आदमियों के पैसों पर डाका डालते हैं और अपने आप को अमीर कहलवाते हैं। होते तो ये भिखारी हैं। तो दुनिया में ये खेल चलता है, इसीलिए दुनिया में शेयर बाजार चलता है। शेयर बाजार की जरूरत क्या है, आप एक बताइए। एक कंपनी 100 करोड़ लगा करके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, कुछ प्रोडक्शन के लिए लगाती है, उसका दाम 1 लाख करोड़ शेयर मार्केट में कैसे पहुंच जाता है, उसकी वैल्यू क्यों पहुंच जाता है? जस्ट मैनिपुलेशन। कौन करता है? जो खुद कंपनी लगाया होता है, वही खरीदता है, वही बेचता है। 100 रुपए में आज खरीदेगा, 110 में बेच लेगा कल, और खुद ही खरीदेगा, खुद ही बेचेगा। अब उसका दाम बढ़ाते 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 जब वो 10 रुपए के शेयर को 1000 10,000 तक पहुंचा देगा, 10,000 10 रुपए की वैल्यू 10,000 कर देगा। फैक्ट्री बनी नहीं है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं है, कहीं उसका आता पता नहीं है। यह है मैनिपुलेशन। और जानते हैं इस फील्ड के खिलाड़ी कौन है? सारे के सारे गुजरात से आते हैं। सारे खिलाड़ी, सारे चोर, सारे डाकू गुजरात से आते हैं। नरेंद्र मोदी के भाई भतीजे भांजे हैं। और नरेंद्र मोदी कहते हैं मुख्तार अंसारी से खतरा है देश को। मुख्तार अंसारी माफिया है, अतीक अहमद माफिया है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी वगैरह वगैरह तो जेल में है, लेकिन कितने मोदी जेल में हैं ये बताइए? जो लाखों करोड़ रुपया लेकर के देश का लूट लिए भाग गए, लूट के अभी भी बैठे हैं यहां, शान से जी रहे हैं, BMW में चल रहे हैं, उनको किस जेल में डाला है? उन माफियाओं की बात क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी? और जानते हैं उन माफियाओं की बात कोई ना करे, नरेंद्र मोदी तो नहीं करेंगे क्योंकि उनके भाई भतीजे हैं, कोई ना करे, इसके लिए ही नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं। माफिया में सिर्फ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम नरेंद्र मोदी क्यों लेते हैं? मेरे दोस्त, जितना एक दिन में ऐसे उठा के ऐसे निवाला बनाकर निगल जाते हैं ये चोर, ये डकैत जो गुजरात से आते हैं, उसे लूटने में 1 लाख मुख्तार अंसारी को पूरा जन्म, कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी नहीं लूट पाएंगे। कौन है माफिया? लेकिन आपको डराते हैं। आपको मुख्तार अंसारी से क्यों डराते हैं? क्योंकि वो मुसलमान है। आपको अतीक अहमद का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो मुसलमान है। वो क्यों नहीं मोदी का नाम लेते? नीरव मोदी का नाम, मेहुल चौकसी का नाम, ललित मोदी का नाम वगैरह और भी अभी हैं यहां भारत में। आपने देखा
कितने पैसे को लूट करके आपने देखा, कितने को डिफॉल्ट कर लिया। मैंने कहा है मेरे दोस्त, 90% भारत के डिफॉल्टर बैंकों के एक राज्य से आते हैं। 90% भारत के डिफॉल्ट मतलब बैंक लोनर जो 100, 200, 400 करोड़ से ऊपर 1000, 2000 लाख करोड़ लेते हैं, वो एक राज्य से आते हैं, एक समुदाय से आते हैं। नरेंद्र मोदी के भाई भतीजे भांजे हैं। ये परिवारवाद नहीं है, और हमको आपको परिवारवाद का ताना देते हैं। भाई नरेंद्र मोदी को कोई परिवार नहीं है, अगर वो नहीं मानते तो वो उनका परिवार तो अडानी अंबानी है, जिनसे उनका काम है। अब ये गांव की एक कहावत है, जे पति पाले वो है नरेशा, तो उनके लिए तो वही नरेश हैं, उन्हीं की चौकीदारी करते हैं नरेंद्र मोदी। अब आप बताइए मेरे दोस्तों, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं आई है तो एक बार रिपीट करके इसको देख लेना। मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है आपसे। मैं बिजनेस की दुनिया से आता हूं, मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, और बिजनेस में ही मुझे मालूम है ये मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ये मैनिपुलेटिंग क्यों होता है। आप कहेंगे आप भी बिजनेसमैन बन जाते हैं, आप भी ये कर लेते हो। कुछ लोग मुझे ये ताना देते हैं, कहते हैं आप ये बोलते हो, ये कर लेते। तो मेरे दोस्त, आपको बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपको बता दिया, और एक कंपनी का नाम लिया, एक उदाहरण दिया। यही पूरे देश में हो रहा है। आपके हमारे गरीबों के पैसे को इसी तरह से लूटा जा रहा है, जो लेकर के लोग भाग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो माफ कर रहे हैं। मैंने कहा 90% बैंक डिफॉल्टर, 90% बैंक लोनर, 90% एनपीए होल्डर्स, 90% डिफॉल्ट एंड रनअवे, भारत छोड़कर भागने वाले एक समुदाय, एक राज्य से आते हैं। नरेंद्र मोदी के मामा भांजे भतीजे हैं। आप कोई सवाल नहीं करते, और आपको एक बात कह दी जाती है, मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता है, अतीक अहमद का नाम लिया जाता है, तो आप तालियां बजाते हैं। अपने दिमाग को खोलिए मेरे दोस्त। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भारत इसी आधार पे, सिर्फ संप्रदायवाद के आधार पे कई बार गुलाम हो चुका है, और दुनिया के लुटेरे, समुद्री लुटेरे, राह चलते लुटेरों ने भारत पर राज करके चले गए हैं। ये भारत के लिए शर्म की बात है, हमारे और आपके लिए शर्म की बात है। ये इतिहास में जिन्हें हम ये कहते हैं कि हम बहादुर हैं, हम शेर हैं, हम वीर हैं, हम ये हैं, उनके लिए शर्म की बात है। अगर शेर होते, बहादुर होते, वीर होते, समझदार होते, ब्रिलियंट होते, तो भारत पे लुटेरे राज्य करके चले जाते। भारत को अपना गुलाम बनाने वाले समुद्र के लुटेरे थे, और जिन्हें लाया भी इन्हीं के लोगों ने था इस देश में। मेरे दोस्त, ये देश आपका है, ये देश नरेंद्र मोदी नहीं है, ये देश नहीं है, ये देश पूरा आपका है। आप इसे बचाओ, और उसे बचाने के लिए आपको वोट करना है 7वें चरण में। यह साबित करना है कि नरेंद्र मोदी की नीतियां राष्ट्र विरोधी है, और यह तभी साबित होगी जब आप एक थंप, मतलब नरेंद्र मोदी को, मोदी जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में अगर एक भी सीट ना मिले, तब कहते हैं आपका ज्ञान खुला। और मेरे दोस्त, अगर मेरे इस लाइव वीडियो को अगर लोगों तक पहुंचा दो, मैं जानता हूं कम से कम उनकी आत्मा झकझोरेगी। जानते हैं इतने लोगों का डिजास्टर क्यों हुआ? किसान, 700 किसान मारे गए, मरे क्यों? इसी लूट के कारण, इसी लूट को छुपाने के कारण, इसी लूट को जारी रखने के लिए। किसान बिल, मैंने अब आता हूं महंगाई पे मेरे दोस्त।
नरेंद्र मोदी 7 जन्म ले लें महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी क्या है पहले यह समझिए। नरेंद्र मोदी किसान बिल की नरेंद्र मोदी ने यह कोशिश किया पूरे देश को बताने के लिए कि असीमित भंडारण से देश का विकास होगा। और जानते हैं महंगाई के लिए एकमात्र, आज भी कोई किसी गधे से भी पूछोगे, बिना पढ़े लिखे आदमी से पूछोगे कि महंगाई क्यों होती है, तो यही कहेगा कि जमाखोरी के कारण। मोदी किसान बिल के जरिए जमाखोरी का लाइसेंस दे रहे थे और उसके लिए कह रहे थे कि यह देश हित में है। इतना बड़ा झूठ, और फिर भी आप मोदी को वोट करेंगे? यह आपको सोचने वाली बात है। महंगाई मोदी के बस का नहीं है। महंगाई की आइडियोलॉजी ही, मतलब महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी की सोच ही अलग है। अब झूठ, और आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा कभी जीवन में कुछ बोलते ही नहीं, तो झूठ ही बोला महंगाई कंट्रोल करेंगे। अब बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप महंगाई को देख रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने के तेल दाम आप देख लीजिए। बेरोजगारी पर आ जाइए। बेरोजगारी आज इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इतिहास में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं आई थी। अब कहते क्या है? मानते ही नहीं कि बेरोजगारी है, तो माने ही ये नहीं तो क्या कर लोगे आप? कैसे कहोगे बताइए आप? बेरोजगारी दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं। ये अगर 100 जन्म भी अगर भारत का प्रधानमंत्री बने तो भी नहीं कर सकते मैं बेरोजगारी दूर, क्योंकि नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी है कि सेंट्रलाइजेशन से लोगों को रोजगार मिलेगा। सेंट्रलाइजेशन यानी एक बड़ी फैक्ट्री अडानी लगाएंगे, उसे कुछ मशीनें चलाएंगी, उसमें 2-4 मजदूर लगेंगे, तो रोजगार कहां मिलेगा? डिसेंट्रलाइजेशन से रोजगार मिलता है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां अगर हर ग्राम पंचायत में लगें, कहीं बिस्किट की, कहीं आंवला के मुरब्बा बनाने की, कहीं गन्ने का रस निकालने की, कहीं गन्ने की शक्कर बनाने की, गुड़ बनाने, किसी छोटी छोटी, उससे रोजगार लोगों को मिलेगा। अब तो उस पर नरेंद्र मोदी ताला लगाने जा रहे हैं कि आप कोई भी बिना ब्रांडिंग की कोई सामान बेच नहीं सकते, आप तेल अपने घर में पेर करके खा नहीं सकते, आपको खरीदना ही पड़ेगा अडानी से। ये अगर नरेंद्र मोदी का ये आइडियोलॉजी है तो वो रोजगार कहां से देंगे? यानी कभी भी किसी भी कीमत पे, जीवन में कभी भी नहीं, 1000 बार अगर प्रधानमंत्री बन जाए, अगर ये 100 साल तक प्रधानमंत्री रहे, एक भी आदमी को रोजगार नहीं दे सकते। तो बेरोजगारी भूल जाइए, इनके बस का नहीं है। किसानों की आत्महत्या, मेरे दोस्त, किसानों की आत्महत्या नरेंद्र मोदी के आने के बाद से बढ़ी है, क्योंकि किसानों की आय घटी है, क्योंकि किसानी में जो लागत लगती है वो बढ़ी है और दाम उससे भी पहले से भी कम मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि किसान, वो तो किसानों के विकास के बारे में सोचते ही नहीं, वो तो चाहते हैं क्या कहते हैं उसको, कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे कहते हैं, इसे कॉर्पोरेट फार्मिंग कह लीजिए। अडानी अंबानी खेती करवाएंगे आपसे, आप अपने ही खेत में मजदूरी करेंगे, ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी। तो किसानों की आत्महत्या कैसे रुकेगी? किसानों का विकास कैसे होगा? किसानों को लूटने के लिए, किसानों को का लूट करके उनके जमीनों को अडानी अंबानी को देने के लिए नरेंद्र मोदी ने सारी हदें पार कर दी। 1 साल तक किसानों को बिठाए रखे, 700 किसान शहीद हो गए। उनको किसान तो क्या, शहीद तो क्या, इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए, उनको संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। इससे बड़ा क्रूर शासक आपको कहीं मिलेगा? कहीं दे। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं नरेंद्र मोदी को ही वोट देना चाहिए, तो मेरे भाई, आप ईश्वर हो, आप महान हो, मैं आपको समझा नहीं सकता और ईश्वर भी आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि आपको एक अफीम खिलाई जाती है, वो है हिंदू मुसलमान का अफीम। आपसे यह कहा जाता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इस देश के लिए खतरा है, जबकि खतरा है नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह वगैरह वगैरह।
अभी मैंने आपको पूरी सिलसिलेवार बताया। मेरे एक एक वर्ड, एक एक पार्ट्स जो मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, मैं उसे साबित करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सरकार वो अवसर नहीं देगी, मुझे गोली मरवा देगी, मुझे जान से मरवा देगी, वो जेल में बंद करवा देगी, मेरी आवाज बंद करने के लिए, मुझ पे डिबेट करने के लिए का चांस नहीं। मैं गोदी मीडिया को चैलेंज करता हूं, कोई भी गोदी मीडिया मुझे एक बार बुला के देखे। एक बार एक मीडिया बुला लिया था, हाथ जोड़ लिया, आज के बाद नहीं बुलाएंगे। आप समझिए, सच का सामना करने की हिम्मत इनकी नहीं है। तो किसानों की आत्महत्या, किसानों के हत्यारे हैं, सीधे हत्यारे। चलिए, आत्महत्या किए किसान, शहीद हुए किसान, अपनी लड़ाई लड़ते हुए, वो एक अलग बात है। लेकिन किसानों को रौब दिया इनके मंत्री ने, मंत्री के बेटे ने। वो आज भी मंत्री है, उनका बेटा आज जेल से बाहर है, दफा 302 का मुजरिम, और उसके साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। अब इससे भी बड़ा क्रूर आप कोई शासक होगा? और इसके बाद भी अगर आप जस्टिफाई कर लेते हैं कि नहीं, इस आदमी को वोट देना चाहिए, तो आपको मैं क्या कहूं? आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। सच्चाई मैं आपके सामने लाता हूं, और इसके लिए 3 दिन का जेल भी काट के आया हूं आपके लिए, आपको सच बताने के लिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। मैं ना नरेंद्र मोदी की तरह देश घर का भगोड़ा हूं, और ना ही रामदेव की तरह मैं भिखारी हूं। भले ही भगवा पहनता हूं, लेकिन दुनिया में कोई भी एक आदमी यह नहीं निकल कर कह सकता कि मैंने एक पैसा किसी से चंदा लिया हो या मांगा हो। आज भी मैं काम करता हूं, अपने काम और मेहनत की कमाई खाता हूं, इसलिए मैं अपने आप को संत मानता हूं, इसलिए मैं आपको ऋषि मानता हूं। जो भगवे दलाल व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, वो ऋषि नहीं है, वो संत नहीं है, वो तो भगवे को कलंकित कर रहे हैं। और दावे से ये बात मैं कहता हूं, और इसीलिए मुझे अपने आप पे गर्व है। जो भी है, कोई माने या ना माने, सच यही है। और मैं तो समझता हूं, हम समझते हैं अगर बनाना चाहिए तो इस पे कानून बनाना चाहिए कि कोई भी आदमी भगवा धारण नहीं करेगा। ये क्या बोलते हैं, हिजाब पे आवाज उठाते हैं, इस पे आवाज उठाते हैं, उस पे आवाज उठाते हैं, लहंगा पे आवाज उठाते हैं, खतना पे आवाज उठाते हैं, 3 तलाक पे आवाज उठाते हैं। एक बार भगवा पे आवाज उठा करके देखिए। भगवा पहनने का उसे हक नहीं है जो जिंदगी में कभी भी 1 रुपया चंदा लिया हो किसी और से मांग करके, इस तरह भिखारियों की तरह। वो भिखारी है, भगवाधारी नहीं है। और इसीलिए गर्व से मैं कहता हूं कि मैं भगवाधारी हूं और मैं संत हूं। अपने आप पे मुझे गर्व है, कोई दुनिया करे या ना करे। इतिहास भी यही कहता है, अध्यात्म भी यही कहता है। सबसे बड़े ऋषि थे जनक जी, जो परिवार चलाते थे। ये टपंखे, घर छोड़कर भागने वाले रंडवे, ये देश के ऋषि नहीं है, संत नहीं है। जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए, जो अपनी सामयिक जिम्मेदारियों से भाग जाए, उसे आप ऋषि माने? मैं नहीं जानता कैसे, क्यों। खैर, यह अलग विषय है। तो मैंने कहा, किसानों के हत्यारे, सीधे हत्या करने वाले को जब आप वोट देने जाना तो जरूर एक बार सोचना। 7वें चरण का वोटिंग है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा निर्णय लेंगे मेरे दोस्त। देश को बचाएंगे या देश को गुलाम बनाएंगे। और जिस ढंग से देश को चलाया जा रहा है, उस ढंग से देश गुलाम होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि जो काम अंग्रेजों ने किया था, जो काम मुगल आए थे वो किए थे, डच आए थे वो किए थे, पुर्तगाली आए थे वो किए थे, वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप इतिहास पढ़ लीजिए और मोदी के कामों की तुलना उनसे, इतिहास के उन लोगों से कर लीजिए जो भारत को लूटने आए थे और भारत को लूटकर उन पर राज करके गए। उनके आचरण को, उनके व्यवहार को, उनके कामों को आप पढ़ लीजिए इतिहास में, आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। जवानों के हत्यारे,
किसी भी गलवान घाटी से लेकर के, उरी से लेकर के, पुलवामा से लेकर के किसी भी घटना में जो जवान मारे गए वो नरेंद्र मोदी के काम आए चुनाव में वोट मांगने के लिए। तो क्या कहेंगे मेरे दोस्त? मैंने कल इस पर बोल चुका हूं। आम आदमी के हत्यारे, किसी न किसी बहाने लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं। आज समस्या क्या है? यूक्रेन की समस्या देखिए। यूक्रेन में हमारे भारतीय फंसे हुए हैं। क्यों उनको पहले एडवाइजरी जारी नहीं की गई? क्यों पहले नहीं निकाला गया? ये क्यों का सवाल, इस क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, नहीं है और नहीं रहेगा। कुछ लोगों को बचा करके वो उस पर भी वोट मांगेंगे। एक हमारे कर्नाटक के भाई, एक और भाई, जो लोग मर रहे हैं उन पर भी ये राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम पे भी वोट मांग रहे हैं। और उनको आप वोट देंगे? पुलवामा के हत्यारों को आप वोट देंगे? साजिश रचने वालों को आप वोट देंगे? मेरे दोस्त, जब कोरोना को प्रिवेंट करना चाहिए था, साधारण सी बात, जब कोरोना के लिए काम करना चाहिए था, तब मोदी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे हुए थे। 2 महीने लग गए। 31 जनवरी को कोरोना यहां आया था और 24 मार्च तक उसको फैलने दिया गया। अचानक अनप्लान्ड लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के बाद भी लोग मरे, कोरोना से मरे, लॉकडाउन से मरे, रोड पर मरे, ट्रेन से मरे, गिर कर मरे, कट कर मरे, अपने घरों तक पहुंचने के रास्ते में मरे, न जाने कैसे कैसे मरे। भूल जाएंगे आप? लाशें गंगा में, उसी गंगा में जहां नरेंद्र मोदी डमरू बजा रहे हैं और आज रैलियां कर रहे हैं, आज रोड शो निकाल रहे हैं। जब लाशें तैर रही थी गंगा में, तब यह आदमी कहां था? पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। जवाब देंगे? नहीं देंगे। क्योंकि आपको मूर्ख बनाने के लिए उनके पास एक गुरु मंत्र है, वो है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, यानी हिंदू मुसलमान। आपको तो कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। आपको तो एक अफीम की गोली काफी है, हिंदू मुसलमान। अपनों की मौत को भूल करके भी आप नरेंद्र मोदी के हिंदू मुसलमान की गोली खाएंगे? आप नरेंद्र मोदी को वोट देंगे? मोदी जनता पार्टी को वोट देंगे? देने से पहले मेरे दोस्त जो आज मुझे देख रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये वीडियो हर आदमी तक कम से कम 7वें चरण में जो वोटिंग पड़ रही है उस क्षेत्र में भेजें, या उस क्षेत्र में लाइव करें, या उस क्षेत्र में स्प्रेड करें, चाहे जैसे भी हो। लोगों को बताएं, लोगों को जगाएं, देश को बचाएं। आपकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे दोस्त, ये आपकी परीक्षा है कि आप इस देश के क्या लगते हैं। आपको साबित करना है कि आप इस देश के क्या लगते हैं, आप इस देश को क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। आप इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों को टाइट करने के लिए देश को बेच देना चाहते हैं अमेरिका और चीन के हाथों, और चुपचाप गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं आप। मेरे दोस्त, आप जानते हैं, मैं बता रहा हूं, मैंने कहा कि डच, मुगल, जर्मन्स, पुर्तगालीज, ब्रिटिश, जो भी भारत में आए याम लुटेरे थे और भारत पे राज किए। इसी आधार पे जब, और मुगलों से पहले या मुगल जब तक आए तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक क्षेत्र का राजा इतना अपने दूसरे क्षेत्र का राजा या अपने बगल वाले राजा से इतना जलता था कि वो चाहता था कि ये मुगल आए और उसको लूट के लेके चले जाए। चलिए एक बात बताओ, अगर
मुगल आए या डच आए या फ्रांसीसी आए या जो भी आए, अगर एक जगह उन्होंने कब्जा किया, उसको दबाने की कोशिश करी, तो क्या पूरा भारत पलट नहीं सकता था? उनसे मुकाबला करने के लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया? जायद मरद अच्छा भा, बढ़िया भा, बड़ा राज करता रहा, बड़ा हुकूमत करता रहा, बड़ा ड्रामा करता रहा। अरे अपने देश को बचा ले यार। आज जैसे आप सोच रहे हो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के लिए पूरा देश गुलाम बनाने के लिए आप तैयार हो, उसी तरह से उस समय पूरे देश को गुलाम बनाने दिया गया। पूरा देश गुलाम हो गया सिर्फ आपसी लड़ाई के चलते। अंग्रेज आए तो जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कहा? हम आपको इन मुगलों को टाइट करेंगे। अंग्रेजों ने भी यही कहा था। आप इतिहास को पढ़िए, अंग्रेज आपसे यही कह रहे थे जब आए, और उनकी पैरोकार यही थे। नरेंद्र मोदी के मामा भाई भतीजे, कि मुसलमानों को टाइट कर देंगे, ये मुस्लिम राजा है, उसको नवाब है, उसको ढकेल देंगे, ये इसको मार देंगे, ये उसको काट देंगे, वगैरह वगैरह करते करते वही खुद राजा बन गए। पूरा देश अपने कब्जे में ले लिया। एकमात्र हिंदू मुसलमान। मेरे दोस्त, जब आपका देश गुलाम हो रहा है तो आपको देश के लिए लड़ना है, न कि हिंदू मुसलमान। अपने पड़ोसी, आज कब तक, कहां तक, किस हद तक आप लड़ोगे? हिंदू मुसलमान के लिए लड़ोगे? एससी एसटी और अपर कास्ट के लिए लड़ोगे? बीसी डीसी वगैरह के लिए लड़ोगे? मतलब जाति के लिए लड़ोगे? संप्रदाय के लिए लड़ोगे? किसके लिए लड़ोगे? कितना लड़ोगे? तो क्या जिंदगी भर आप यही करते रहोगे? आपको लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, गुलाम बनाते रहेंगे? एक नरेंद्र मोदी पूरे छल झूठ प्रपंच के आधार पर आपको गुलाम बनाने निकला है और आप उसको समझ ही नहीं पा रहे मेरे दोस्त। और मैं इतनी सरल भाषा में बता रहा हूं, लूट की प्लानिंग बताया, कैसे लूटा जाता है बताया, उसकी हिस्सेदारी कैसे होती है बताया। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज हजारों हजार करोड़ रुपया उनके खाते में जमा क्यों आया है? दलाली के लिए। कहां से आया है? दलाली करके, देश की दलाली करके, देश को बेच करके, ऐसे ही लोगों के हाथों, अडानी और अंबानियों के हाथों बेच करके। आप बताइए कौन देगा? आप दोगे? कितने चंदा आप दिए हो? अगर आप सोचते हो कि नहीं आम आदमी चंदा दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, तो कितना चंदा आप दिए हो? आप बताओ। नहीं, ये यही माल जो वो मैंने बोला कि 100 करोड़ लगा करके 45,100 करोड़ लूट लेता है और लूट कर भाग जाता है, या लूट कर डिफॉल्ट करके ताव से रहता है, बीएमडब्ल्यू में घूमता है, मस्ती करता है, यही लोग देते हैं। अब मान लीजिए 45,000 करोड़ लूटा नरेंद्र मोदी की ताकत से हासिल किए हुए, मतलब अपने हैसियत के जरिए, झूठ और मक्कारी के जरिए। अगर 45,000 करोड़ लूटा तो 20-25,000 नरेंद्र मोदी को दे देगा, क्या फर्क पड़ता है? अब कहेंगे कि नरेंद्र मोदी लेके क्या करेगा? अरे भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में डालेगा, गांव गांव पार्टी का कार्यालय बनाएगा। मेरे दोस्त, एक डाकू अगर मस्जिद बनाए, एक डाकू अगर मंदिर बनाए, एक डाकू अगर चर्च बनाए तो अच्छा आदमी है। एक डाकू आपको फ्री भोजन दे तो अच्छा आदमी है, वो डाकू है। अगर भोजन भी दे रहा है तो उसके पीछे उसका मकसद है। जैसे आज नरेंद्र मोदी आपको अनाज दे रहे हैं और आपको अपना जूता निकाल कर मार रहा है, ये आदमी आपके सामने, आपके ऊपर जूते से पीट रहा है आपको। आपका अनाज, आपका पैदा किया हुआ अनाज, जानते हैं, अब उसको भी बता देते हैं। नरेंद्र मोदी अनाज कहां से दे रहे हैं? देश भंडारण कर रखा है, और तब भंडारण कर रखा, अब तो भंडारण भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अडानी अंबानी का कब्जा होने जा रहा है। एफसीआई पे अडानी अंबानी का कब्जा होने जा रहा है, एपीएमसी पे तो कहां रख पाएगा? और मेरे दोस्त, ये वही देश, ये वही लोग हैं। एक तरफ भूखों मरते रहते हैं लोग, आज भी भूखमरी है। 55 पोजीशन से कांग्रेस के जमाने में थी 2014 से पहले, आज 103 पोजीशन पे है भारत भूखमरी में, यानी लोग भूख से मर रहे हैं।
और कई सालों के लिए अनाज रखा हुआ है अडानी अंबानी के लिए कि अगर कहीं अकाल पड़ जाए तो उनको खाने के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए। वो खाने के लिए कम किसके लिए है बताओ आप? अगर आप में जरा भी बुद्धि है, अगर आप इंसान हो, सोच के देखो, आपके लिए नहीं है। आपके लिए होता तो आज आपको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जिसे दे रहे हैं उसे आपको कहते कि आप नमक खा रहे हो मेरा। वो आपका अनाज है, आपका पैसा है जो दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, और उस पर भी ये कह रहे हैं कि आप भिखारी हो, आपको मैं भीख दे रहा हूं, इस भीख की कीमत देनी पड़ेगी। और आप बेशर्मी से सुन रहे हैं और फिर उसको वोट देंगे और कहेंगे कि मैं बहादुर हूं, मैं शेर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ठेंगा, बुद्धि ही नहीं है यार। अगर बुद्धि होती तो इतने सब छोटी सी बात समझ लेते आप। जूते जूते से मार रहा है वो आदमी आपके क्षेत्र में घूम करके, और आप उसे उसकी आवाज सुन रहे हो और तालियां बजा रहे हो। टू मच। क्या हक है उस आदमी को कहने का कि मेरा नमक खा रहे हैं? वो खा रहा है नमक, लूट रहा है, लूट लूट के खा रहा है। नमक नहीं, काजू बादाम पिस्ता पता नहीं क्या क्या खा रहा है, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी कर रहा है। मैंने कल बताया था कि उस 9 लखे सूट के लिए न जाने कितने हमारे गुजराती भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। मेरे दोस्त जाग जाओ यार, ये देश आपका है, बचा लो यार। भाई हमारी उम्र 60-62 साल है, पता नहीं नरेंद्र मोदी कब गोली मरवा देंगे, जेल में ले जाकर डलवा देंगे। जेल में डाले तो 2 साल में ही मर जाएंगे, बाहर रहे तो हो सकता है 10 साल जिएंगे। मेरी उम्र 10 साल है, 10-5 साल और होगी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, अगर ये आपको समझ लिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये देश गुलाम होने से बच जाएगा। कल फिर मैं आपसे आपके बीच आऊंगा, आपसे बात करूंगा, कल फिर मैं आपसे पूछूंगा, कल फिर मैं आपके सामने यह सवाल उठाऊंगा कि आपने क्या सोचा है। और मैं वो अपने उस क्षेत्र में जहां से मैं खुद आता हूं, जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं, मैं उस क्षेत्र वासियों से पूछूंगा, मैं पूछना चाहता हूं कि आपका बुद्धि विवेक क्या कहता है। आप किसी पार्टी के सदस्य हो, आप भारतीय जनता पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हो, ठोकर मार दो, राजनीति नहीं करो, लेकिन गुमराह मत करो, देश को गुलाम मत बनाओ, देश को आजाद रहने दो, और देश को गुलाम बना करके छोड़ेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर आप बात को समझ नहीं पाए, अगर आप बात, मेरे दोस्त, मैंने अपनी बात हमेशा की तरह कह दी। मैं फिर कल और आऊंगा, क्योंकि कल अंतिम है, परसों चुनाव है, परसों मैं आपसे कुछ नहीं कहने आऊंगा। कल मैं आऊंगा एक बार, और मैं जो मेरे से आज जुड़े हुए, अभी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपना धर्म निभाइएगा। कम से कम इस लाइव को 100 आदमियों तक जरूर किसी न किसी माध्यम से पहुंचाइएगा, और कोशिश कीजिए कि ये वो 7वें चरण की वोटिंग के क्षेत्र में हो। जगाइए लोगों को, आप किसी को भी वोट दीजिए, मोदी इस काबिल नहीं है जो इतनी छोटी बात कर सकता है, जो आपका अनाज आपको देकर। मैंने कहा कि मेरे दोस्त, जो आज अनाज भंडारण किया हुआ है, अगर वो आपके लिए है, किसके लिए है बताइए? अगर कहीं अकाल हो जाए, कुछ पड़े न, कुछ भी पैदा होना बंद हो जाए, तो कई सालों के लिए अनाज रखा हुआ है। आज हजार लोग प्रतिदिन भूख से मर जाते हैं, उनके लिए नहीं है ये अनाज। भंडारण किसके लिए किया गया है, रखा किसके लिए है? चलिए, और आपको अगर दिया जा रहा है तो इसमें नरेंद्र मोदी का क्या है? नरेंद्र मोदी तो उल्टा लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं देश को, और आपको भीख देकर ये कहते हैं कि आप नमक खाते हो और नमक का हक अदा करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जाने अनजाने अगर आपने तालियां बजाई होंगी तो अपने घरों में जाकर के एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना
अगर आपकी आत्मा जाग जाए तो अपने आप को धिक्कारना और जिंदगी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े मत होना। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो सांसद हैं, इस्तीफा दे दीजिए। शर्म कीजिए, देश को जलील मत कीजिए, देश को गुलाम बनाने के लिए जिम्मेदार मत बनिए। 600 साल 700 साल भारत गुलाम रहा आप जैसे लोगों के कारण, जो इसी तरह से आतताइयों के साथ खड़े रहे। भारत को जो गुलाम बना रहे थे उनका साथ दे रहे थे, भारत को जो गुलाम बना रहे थे उनकी मदद कर रहे थे, भारत को जो गुलाम बना रहे थे उनका प्रचार कर रहे थे, उनके बारे में अच्छा कह रहे थे। मत कीजिए ऐसा मेरे दोस्त। सोचिए सोचिए सोचिए, 100 बार सोचिए, और एक बार कम से कम यह जरूर सोचिए, जो जूता नरेंद्र मोदी ने मारा है उसका जवाब आप देंगे या नहीं देंगे। नमक का, वो नमक खाते हैं, पूरी राजनीतिक बिरादरी आपका नमक खाती है। अगर कोई खिलाता है तो वो है किसान, अगर कोई खिलाता है तो वो है मजदूर। और जानते हैं, इस देश को आजाद कराने वाला भी किसान और मजदूर था, इस देश को बनाने वाला भी किसान और मजदूर है, इस देश को चलाने वाला भी किसान और मजदूर है। बाकी सब दलाल हैं, परजीवी हैं। और कम से कम ये राजनीतिक बिरादरी तो उसी में आती है। मेरे दोस्त, मैंने अपनी बात कह दी। अब आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग सुदीप कुमार लिखते हैं कि मोदी जी अगर हत्यारे हैं तो बताइए 1984 के दंगे में कश्मीर नरसंहार पीओके पाकिस्तान को देने वाले, देश का टुकड़ा करने वाले को 70 वर्षों तक झेलने वाले। चलिए, कश्मीर में नरसंहार करते समय भी आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही मतलब सरकार में थी। पॉइंट नंबर 1। और मेरे दोस्त, मैंने कई बार कहा है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आतंकवादी हमलों में चाहे जिस माध्यम से जितने लोग मरे हैं इस देश में, भारत में जितने लोग मरे हैं, जानते हैं उनसे 1000 गुना ज्यादा लोग मरे हैं भारतवासी मात्र अडानी अंबानी जैसे लोगों के कारण, क्योंकि वो लूट लेते हैं। लोग भूख से मर जाते हैं क्योंकि वो लूट लेते हैं। लोग गरीबी में मर जाते हैं क्योंकि वो लूट लेते हैं, क्योंकि वो बीएमडब्ल्यू में चलते हैं। लोग भूख से तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अंटालिया पता नहीं कौन सा बनाते हैं अपने लिए रहने के लिए। और लोग पेड़ों के नीचे, पुलों के नीचे बसेरा करते हैं, शीत पानी गर्मी में मर जाते हैं। किसके कारण लोग मरते हैं? आपने जितने डिजास्टर्स बताए 84 से लेकर उससे पहले जितने लोग मरे हैं आप काउंट कर लीजिए, उससे 1000 गुना ज्यादा अडानी जैसे लोगों के कारण देश में लोग मरे हैं। किसान अगर मर रहे हैं तो अडानी जैसे लोगों के कारण। देश में आत्महत्याएं हो रही हैं, देश में भूखमरी है, देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, अडानी अंबानी जैसे लोगों के कारण। पढ़िए, मैंने कहा कि इसी को फिर से मैंने एक एग्जाम्पल देकर के मैंने साबित किया है, उसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर उसमें एक भी बात गलत हो जाए तो कल जुड़िएगा। दूसरा, सुपर गुरु जी धन्यवाद। और पुनीत यादव है, लोल 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 कह रहे हैं, गुड भाई थैंक यू। अल्पेश वारसी कह रहे हैं, राम प्रताप प्रजापति। तो इधर शशि बोल रहे हैं, महाराज जी देश बचेगा तो सबका भला होगा। बिल्कुल सही बात,
देश बचेगा तो सबका भला होगा। तो सबका भला चाहते हो तो देश बचाओ, और देश को खतरा अगर किसी से है तो वो नरेंद्र मोदी से है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। उनकी नीतियों से है। व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी कोई क्या बोलते हैं भस्मासुर नहीं है। उनकी नीतियां गलत हैं। जिस कुर्सी पर बैठे हैं और उस कुर्सी पर जो नीतियां बनाते हैं वो गलत है। उस गलती का परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। कल आप पूछेंगे उनसे कि इवैक्यूएशन पहले यूक्रेन से क्यों नहीं किया गया भारतीयों को। आज वहां मर रहे हैं, पता नहीं कितने और फंसे हुए हैं, मरने की कगार पे हैं, पता नहीं उनका क्या होगा। और ये कल मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जिस राह पे चल रहे हैं, जो युद्ध यूक्रेन पर थोपा गया है वही भारत पर थोपा जाएगा। भारत को भी लड़ना होगा, भारत पर भी युद्ध थोपा जाएगा। और सिर्फ नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण, सिर्फ नमस्ते ट्रंप के कारण, और नमस्ते ट्रंप के कारण और नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण न तो रसिया अपना साथ देगा और ना ही अमेरिका। अमेरिका तो धोखेबाज है, पश्चिमी देश धोखेबाज होते हैं, नाटो के देश धोखेबाज होते हैं, वो तो कभी साथ किसी का देते नहीं। रसिया एक अपना रिलाई था, दोस्त था, वो भी अब दोस्त नहीं रहा। दुश्मन नहीं है लेकिन दोस्त भी नहीं रहा। यह है नरेंद्र मोदी की कूटनीति, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। अगर आप समझदार हैं, पढ़ते लिखते हैं, जानते हैं तो इसको समझिएगा। आज के लिए मेरे दोस्त बस इतना ही। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्ते।